नमस्कार। इंसाफ पर सवाल क्यों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इसी हफ्ते यानी कि 30 जुलाई को नागपुर की सेंट्रल जेल में 1993 के मुंबई बम धमाकों के एक जो प्रमुख साजिशकर्ता याकूब मेमन को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इसके साथ ही मुंबई बम धमाकों में जो करीब करीब 1000 से ज़्यादा परिवार जो एक तरह से इससे प्रभावित हुए थे, उनके लिए ये एक इंसाफ की घड़ी थी। लेकिन इस फैसले के बाद और याकूब मेमन को फांसी पर चढ़ाने के बाद पूरे देश में पहले तो एक मजहब विशेष के कुछ नेताओं ने सवाल उठाया और उसके बाद देश के कुछ बुद्धिजीवी और देश के कुछ पत्रकारों, मानवाधिकारवादियों ने जो सवाल उठाए, उन सवालों ने देश को कहीं ना कहीं एक तरह से एक धक्का पहुंचाया, एक चोट पहुंचाई। ऐसे लोगों को चोट पहुंचाई जो इस देश में आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं। ये सवाल इस तरह से उठाए गए कि ऐसा लगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया बल्कि नाइंसाफी कर दी। ये सवाल इस तरह से उठाए गए जिसने एक तरह से देश की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जो नीति थी उसी पर सवाल खड़े कर दिया। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ है, पहले भी हिंदुस्तान में हुआ है कि जब कभी भी इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की कोई बात आई, आतंकवादियों से निपटने का, कड़ाई से निपटने का जब मामला सामने आया तो मानवाधिकारवादियों ने कुछ सवाल उठाए। लेकिन इस बार जो सवाल उठाए गए वो इतने संगठित रूप से सवाल उठाए गए कि जिससे बहुत सारी चिंताएं हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं। इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे, उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि दरअसल वो सवाल कितने वैलिड हैं, कितने जायज हैं वो सवाल, और उन सवालों का जवाब हम तलाशने की करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और देश के जाने माने विचारक, चिंतक और लेखक है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। हमारे साथ दूसरे मेहमान मोहम्मद अफजल साहब हैं। मोहम्मद अफजल साहब नेशनल कन्वेनर हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि इस चर्चा को शुरू करें, एक एक करके हम तमाम उन सवालों को उठाते हैं जो 30 तारीख से लेकर अब तक जो सवाल एक एक करके उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल जो उठाया गया, लगातार जिसको उठाया गया, वो सवाल ये कि क्या दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन से कम है याकूब के गुनाह। ये कहा गया कि दरअसल बॉम्ब जो हैं वो तो टाइगर ने प्लांट किए थे और याकूब का गुनाह कम था। इस तरह के तर्क हमने इस पूरी बहस के बीच में हमको सुनाई दिए। राकेश जी, क्या आप मानते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई याकूब ने दरअसल जो है वो प्लांट नहीं किए थे, प्लांट तो टाइगर मेमन ने किए थे और इसलिए याकूब का गुनाह इतना बड़ा नहीं था, उसको ज्यादा कड़ी सजा दी गई। क्या आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम जिसने देश के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ा, या टाइगर मेमन जिसने इस बॉम्ब को प्लांट किए, क्या उससे कम हो जाता याकूब का गुनाह? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि माइंड और हैंड, किसका मस्तिष्क लगा और किसने हाथ का उपयोग किया। तो इंडियन पेनल कोड के 34 में कहा गया कि षड्यंत्रकारी जो भी होगा, किसी गतिविधि में संलग्न जितने षड्यंत्रकारी हैं सबका समान रूप से दोष होगा। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली फांसी की सजा नाथूराम गोडसे की हुई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, लेकिन जिस दूसरे व्यक्ति की फांसी हुई वो थे नारायण आप्टे। नारायण आप्टे वहाँ पकड़ा नहीं गया था, उसका डायरेक्ट जुल्म में हाथ नहीं था, लेकिन षड्यंत्र में उसका हाथ था। तो षड्यंत्र में हाथ होने के कारण गोडसे और नारायण आप्टे को समान रूप से सजा मिली। सवाल यह नहीं उठता कि गोली किसने चलाई, बम किसने रखा। सवाल यह उठता है कि किसका पैसा, किसका मस्तिष्क उसमें लगा। और याकूब मेमन, मस्तिष्क तो लगा ही, वो विदेशी पैसे, विदेशी मस्तिष्क का उपयोग करते हुए पूरे षड्यंत्र की रचना करने वाला था। और मुंबई में जो कुछ भी हुआ उसके लिए याकूब मेमन किसी से भी कम गुनाहगार नहीं था। देखिए, आतंकवाद की घटना आतंकवाद की घटना है, और ये संगठित आतंकवाद सिर्फ किसी समुदाय, किसी व्यक्ति के लिए खतरा नहीं है, मानव अस्तित्व के लिए खतरा है। आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों में यदि हम इस प्रकार का हेयर स्प्लिटिंग करना शुरू करेंगे तो संभवतः यह आतंकवादियों के हित में जाता है, उनके इंटरेस्ट में जाता है। वे मुस्कुराते हैं कि हम तो आतंकवाद की घटना करते हैं और सिविल सोसाइटी इन मुद्दों पर, मानवाधिकार या वगैरह मुद्दों को उठाकर हमारे ऊपर ही बटी हुई है।
जो एक दुर्भाग्य की स्थिति है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि ये जो पूरा मुंबई का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जैसे राकेश जी ने भी बताया, इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए पैसे का इंतजाम करना और जो इस बॉम्ब को प्लांट करेंगे उनको ऐसे तमाम युवकों को छांटना, उन युवकों को पाकिस्तान भेजना ट्रेनिंग के लिए, और जो आरडीएक्स आया उसके लिए पैसे का इंतजाम करना, ये सब कुछ भूमिका याकूब मेमन की थी। और जो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार आतंकवादी घटना में आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था, और कितनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स था उसका आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दूसरा जब विश्व युद्ध था उसके बाद पहली बार इतना बड़ा आरडीएक्स का जखीरा इस्तेमाल किया गया इंसानियत के खिलाफ। और मैं ये भी यहां पर आपको बता दूं कि बहुत सारा आरडीएक्स, यानी करीब करीब हजारों किलो आरडीएक्स जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पाया था। सिर्फ 12-13 जगह पे जो प्लांट किए गए थे वहां पे विस्फोट हुए। जो सारा आरडीएक्स मंगाया गया था, अगर वो सारा इस्तेमाल कर लिया जाता तो मुंबई के चीथड़े उड़ जाते और शायद लाखों लोग मारे जाते। ये सौभाग्य की बात है कि कह सकते हैं कि पूरा आरडीएक्स जो है वो आतंकवादी इस्तेमाल नहीं कर पाए। मोहम्मद अफजल साहब, गुनाह जो है, कितना बड़ा गुनाह आप मानते हैं इसमें याकूब का? क्योंकि लोग वही बात कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, इनडायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन लोग कहते हैं भाई सेकेंडरी थे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि गुनाह तो गुनाह है, और हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब से याकूब मेमन भी और इनकी जितने भी दाऊद, ये सब जितने भी ये लोग हैं, ये सब उसके शरीक हैं, हमारे मज़हब के शरीक है। और हमारा मज़हब क्या कहता है, चाहे वो जो एक आदमी के भी कत्ल के लिए अगर मुलव्विस है, यानी उसका नाम भी है, तो उसको मंजर आम पर लाकर उसको मतलब बिल्कुल सामने चौक पर लाकर उसको सर कलम करा जाए। आज मुझे अफसोस होता है कि आज हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे जो जितनी बड़े बड़े जो मुसलमानों के नाम पे, जिनको जब कभी कोई मसला आता है कि किसी के खातून के ऊपर कोई जुल्म होता है, सितम होता है, तो हमारे ये सारे बोर्ड आगे कहते हैं कि इस्लाम ख़तरे में आ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़तरे में आ गया। लेकिन आज एक शख्स जिसने इंसानियत का कत्ल कर दिया, और जिस वक्त मुंबई के अंदर धमाके हुए थे, वो यकीनन एक इंसानियत के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक घटना थी। और उस घटना के जिम्मेदार लोगों को, चाहे वो कितना भी मुलव्विस हो, उसको सज़ा इसी तरह की देनी चाहिए थी। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा दी है, हम उसको सलाम करते हैं कि इस तरह की सज़ाएं होनी चाहिए। और जब नहीं होंगी तो इस तरीके से जो आज हमारे मुल्क के अंदर जो आज ये घटनाएं पता चल रही है कि ISIS के जैसे लोग हमारे देश की तरफ निगाह रख रहे हैं, हमको वो आसान टारगेट समझते हैं। अगर हम लोग इस तरह की सज़ाएं नहीं देंगे तो हम आसान टारगेट बनते रहेंगे, और हमें अब आसान टारगेट नहीं बनना। जी बिल्कुल नहीं बनना। 257 लोग मारे गए थे, करीब करीब 700 लोग इसमें जख्मी हुए थे इस बॉम्ब ब्लास्ट में। तो कैसे आखिर याकूब के गुनाह कम हो सकते हैं? दूसरा सवाल जो इस पूरी बहस के बीच लगातार उठता रहा, उस दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, लोगों ने यह कहा कि फांसी की सजा जो दी गई वो गलत दी गई, फांसी की सजा गलत दी गई। क्या फांसी की सजा देना गलत है? लोगों ने फांसी की सजा पर सवाल उठाए। एक बड़ा सवाल ये हमारे सामने लगातार उठकर आया। राकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई देशों में फांसी की सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन आपको लगता है हिंदुस्तान में खास करके इस मौके पर जो फांसी की सजा को लेकर सवाल उठाए गए? हालांकि मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि जो शशि थरूर साहब सांसद, उन्होंने ये कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, उन्होंने अब खुद ये माना कि उनकी टाइमिंग गलत थी। ये उन्होंने स्वीकार किया एक ऐसे मौके पर जबकि देश एक संदेश देना चाहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई से निपटेंगे, उस समय फांसी की सजा पर सवाल उठाना कितना जायज है? पहली बात तो मैं बता दूं कि देखिए, फांसी की सजा भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको इंटरप्रेट किया है। जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के उस इंटरप्रिटेशन से वाकिफ नहीं है वैसा ही बोलते हैं। 1980 में, 1983 में, 2011 में 3 बार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही फैसलों में रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जो अति अपवादपूर्ण गतिविधि है में शामिल लोग हैं, उन्हीं को सजा देने की बात कही है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इसको डिफाइन किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है? देखिए, जब फांसी की सजा दी जाती है और जब आजीवन कारावास दी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है कि आजीवन कारावास में कारण बताए जाएंगे और फांसी की सजा में विशेष कारण बताए जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय किसी को फांसी की सजा देती है तो विशेष कारण बताता है। और मैं आपको बता दूं, 2014 में अमेरिका में 64 फांसी की सजा हुए, भारत में कितनी फांसी की सजा हुई जी? और दूसरी बात, विश्व के अनेक देशों में फांसी की सजा नहीं है, लेकिन अभी ट्यूनीशिया में
वहाँ के संसद ने फांसी की सजा को फिर बहाल इसलिए किया कि आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है ट्यूनीशिया में, यानी उसको बहाल किया और एक इंपॉर्टेंट बताऊं कि पाकिस्तान ने 6 साल का मॉरिटोरियम दिया था कि हम फांसी की सजा नहीं देंगे। जब पेशावर पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने उस मॉरिटोरियम को तोड़ दिया। बांग्लादेश में वार क्रिमिनल को फांसी देने के नाम पर पूरे देश में ऐसा लगा कि जनमत खड़ा हो गया कि नहीं, वार क्रिमिनल्स को फांसी की सजा दो, और वहां फांसी की सजा राज्य को देना पड़ा। तो मेरा कहना है कि फांसी की सजा अमानवीय लोग जो मानते हैं उनको डिबेट करने का पूरा अधिकार है, लेकिन फांसी की सजा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह एक भय उन अपराधियों के सर पे होना चाहिए जो फ्यूचर में अपराध करते हैं। यदि यह हो गया कि हम अपराध करने के बाद भी जीवित रहेंगे तो संभवतः यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। आप कुछ लोगों के प्रति रहम दिखाने के लिए पूरे भविष्य पर सवाल का खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में मोहम्मद अफजल साहब, वास्तव में आपको लगता है कि फांसी की सजा जो है वो देने से क्या आतंकवाद को कोई मैसेज जाता है, आतंकवादियों को मैसेज जाता है? बिल्कुल, मैसेज क्यों नहीं जाएगा? मैसेज आतंकवादियों को मैसेज जाना ही चाहिए। वो तो हमारे हिंदुस्तान को एक सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, एक सॉफ्ट स्टेट समझते हैं। हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हम सॉफ्ट टारगेट नहीं है। ये उनको मैसेज देने के लिए हमें इस तरह की सजाएं देनी ही पड़ेंगी और देनी चाहिए, और यही इंसाफ का तकाजा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है तो मैं कहता हूं कि हर वो इंसान जिसने इंसानियत का कत्ल कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, लेकिन वो चाहे मेरे मजहब का है, तो मैं उससे सबसे पहले चाहूंगा कि मेरे मजहब वाले के साथ सबसे पहले इंसाफ किया जाए। और इंसाफ का तकाजा ये है कि ऐसे शख्सियतों को हम सरेआम आगे उनका कत्ल करें, क्योंकि यही हमारा मजहब कहता है। लोकतंत्र तो वो लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं होती, लेकिन लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से जो देखिए ये आप सही कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन जब हम मजहब की बात करते हैं, जब हम कट्टरता की बात करते हैं, उनसे सवाल करना चाहता हूं, उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं, मैं लोकतंत्र का विश्वास रखता हूं, लोकतंत्र मेरे देश की सबसे बड़ी जो धरोहर है, जिसको मैं लोकतंत्र कहता हूं। लेकिन वो लोग जो इस टाइम पर, जो दूसरे टाइम होता है तो उसके ऊपर उनका चेहरा दूसरा होता है, और आज जो वक्त है उनका दूसरा चेहरा नजर आ रहा है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब आपसे सवाल किए जाए जिस वक्त पे, उसका वैसे ही मजहब इस्लाम के एन मुताबिक जवाब देने चाहिए। ये मतलब ये जो जवाब देते हैं ना, ये अब यहां पर लोकतंत्र आ गया। लेकिन जब किसी बहन बेटी का इंसाफ की बात होती है तब लोकतंत्र नहीं आता, तब मजहब इस्लाम आ जाता है, इस्लाम खतरे में आ जाता है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ साल पहले ही जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था तो करीब करीब पूरा देश एक तरह से सड़कों पर आ गया था। दिल्ली में हमने देखा राजपथ पर ये तमाम सिविल सोसाइटीज के लोग सड़क पर आ गए थे, और तब सबने मांग की थी कि फांसी की सजा रेपिस्ट को मिलनी चाहिए। अगर एक महिला के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये मांग हो रही थी। तो सवाल यह है कि एक आतंकवादी या देश के खिलाफ जिसने झंडा उठाया, देश के खिलाफ जिसने बगावत की, उसको फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगला सवाल हम जो लेते हैं, वो जो अगला सवाल इस बहस में उठा वो ये कि याकूब मेमन ने पुलिस को सहयोग दिया। बार बार ये कहा गया कि पुलिस को याकूब ने सहयोग दिया, और क्या इससे उसके गुनाह कम हो जाते हैं? ये सवाल हमारे सामने है, और ये सवाल खास करके जब बी रामन साहब की एक लेख आया उसके बाद से जो है ये सवाल जाहिर तौर पे बार बार उठाया गया। हालांकि उज्ज्वल निकम साहब जो सरकारी वकील हैं इस बॉम्ब ब्लास्ट के केस को जो लड़ रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि बी रामन साहब के लेख को उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन राकेश जी, क्या किसी का गुनाह इससे कम हो जाता है? क्योंकि लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि भाई याकूब देखिए अंग्रेजी जानता था, बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसका स्वभाव बड़ा अच्छा था, वो जजेस को, लॉयर्स को गुड मॉर्निंग करता था, लोग ये कह रहे हैं कि उनको दिवाली विश करता था, होली विश करता था, फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? मतलब अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के जो तर्क दे रहे हैं वास्तव में आतंकवाद को एक सम्मान का ओहदा दे रहे हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जैसे बी रहमान की आर्टिकल की बात आई, पहले तो बी रहमान इस दुनिया में नहीं रहे, उनके आर्टिकल की पूर्ण रूप से सत्यता किसी को मालूम नहीं है। यदि वो आर्टिकल सत्य भी है तो बी रहमान ने इसके गुनाह को किसी भी रूप से कम नहीं आंका है, और बी रहमान का एक पर्सनल ओपिनियन था कि फांसी की सजा इसको देना क्या उचित है अनुचित है। लेकिन न्यायालय की प्रोसीडिंग्स में उन सभी तथ्यों को, तर्कों को लाया गया, उन सभी तथ्यों और तर्कों के आधार पर दी गई। जो लोग आज बहस कर रहे हैं ना तो न्यायालय की पूरी प्रोसीडिंग से वाकिफ है, ना उन्होंने अपने को वाकिफ करने की कोशिश की। वो अपने पूर्वाग्रह से, अपनी धारणाओं के आधार पर और अपनी इच्छाओं के आधार पर बहस कर रहे हैं, न्यायालय की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, ये मुकदमा लंबे समय तक चला, न्यायालय में बार बार गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको
विस्तृत रूप से देखा है, तो क्या न्यायालय में ये बातें नहीं उठी हैं? एक बार भी शायद याकूब मेमन के वकील ने खुद ये सवाल नहीं उठाया और खुद इस बारे में साक्ष्य पेश नहीं किए कि उन्होंने सरेंडर किया था और उनके साथ कोई इस तरह की बात हुई थी, उनके साथ कोई डील हुई थी। देखिए डील का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। याकूब मेमन यदि सरेंडर किए होते तो नेपाल की पुलिस से अरेस्ट क्यों करती? पहला सवाल है कि नेपाल में उनको गिरफ्तार किया गया, वो पाकिस्तान पुनः जाना चाहते थे। तो जो आतंकवादी पाकिस्तान भागना चाहता है उसको नेपाल की पुलिस अरेस्ट कर रही है। अब बाहर के लोग कह रहे हैं वो तो सरेंडर किया। जो लोग बहस में शरीक हैं वो कौन लोग हैं? मैं एक नाम बताता हूं, प्रशांत भूषण प्रोएक्टिव इसमें है। प्रशांत भूषण वही हैं जो कश्मीर में रेफरेंडम चाहते हैं। संविधानेतर जितनी बातें होती हैं, अशोक जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस देश में एक प्रोफेशनल सिग्नेटरीज हैं जिनके नाम मालूम है। जब भी भारतीय राज्य पर कोई खतरा आता है तो वो जो खतरा पैदा करता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसका एक उदाहरण बताता हूं। जब पोखरण में वाजपेयी सरकार ने टेस्ट किया, आणविक परीक्षण किया, तो संसद के सामने प्ले कार्ड लेकर भारत के राज्य का विरोध करने वाले जो लोग थे, अधिकांश लोग सिग्नेटरी जो हैं, आप पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में ये एक तमाम लोग थे। इन्होंने कश्मीर में आर्मी को कटघरे में खड़ा किया और पीयूसीएल की रिपोर्ट भारत में रिलीज होने से पहले यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि के हाथ लग गई। और भारत के आर्मी जुडिस, मैं तो इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखता हूं। एक पूरा वर्ग है जिसका तार बाहर से जुड़ा है नहीं जुड़ा है मैं नहीं जानता हूं, जो भारत की न्यायपालिका और भारत की सेना दो को टारगेट कर रहा है। पिछले 10 साल का आप अखबार उठा के देख लें, 2007, 8, 9, 10 का, तो किस तरह से भारतीय सेना को भारतीय सेना को सांप्रदायिकता का एक प्रतीक बनाने की कोशिश की गई है। आप देखिए 8-9 में क्या डिस्कशन हुआ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद। अखबारों के बड़े बड़े लेख छापे गए, आर्मी पर सवाल जवाब किया गया। अब न्यायपालिका पर तो भारतीय राज्य के दो बड़ी संस्थाएं, दो महत्वपूर्ण संस्थाओं को का अवमूल्यन करने, उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है जो बहुत ही कठिन स्थिति में हमें लगा। मजहब के आधार पर पहले सेना को और अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की उंगलियां उठाई जा रही हैं। लेकिन मोहम्मद साहब, जो लोग कहते हैं, जो लोग तर्क देते हैं, वो कहते हैं भाई याकूब मेमन जो है वो जेंटलमैन था। इस बॉम्ब ब्लास्ट से पहले अगर देखें तो बहुत जेंटलमैन था, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी उसका जो रवैया था बड़ा जेंटलमैन था। क्या इससे किसी के गुनाह कम हो जाते? जो आपने गुनाह किया, सजा आपको उस गुनाह के लिए मिली, उससे पहले आप जो थे, उसके बाद जो आप थे, वो शायद सवाल न्यायालय के सामने कभी रहता ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इस बात में और इजाफा करना चाहता हूँ, और इजाफा ये है कि ये लोग जो है ना, ये लोग एक प्लानिंग के तहत जो है अपनी, ये कहते हैं हमने ये जुर्म किया और किया, बताओ मेरा क्या बिगाड़ते हो। अच्छा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हमारी गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ जाती, खुदा ना खास्ता हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वो सॉफ्ट हो जाती, तो मुझे इस बात की तकलीफ होती। क्योंकि ये लोग, चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे ये याकूब मेमन हो, ये लोग टीवी के सामने आकर इस तरह की बातें करी कि हमने ये किया। जब इन्होंने किया तो फिर उसके सजा से क्या डर? जब सजा, अगर अच्छे इंसान हो कि भाई अगर आपने जुर्म किया है तो उसी तरीके जुर्म को अगर तुम साबित करना चाहते हो तो उसको सजा को भी एक्सेप्ट करो। यही सही इस्लाम का तकाजा है। बिल्कुल। और अगला सवाल जो इस पूरी बहस के बीच उठा, वो भी बड़ा अहम सवाल है और बार बार लोगों ने इस सवाल को उठाया। वो सवाल ये कि आखिर याकूब को फांसी तो बाकियों को कौन है? इस तरह के कंपैरिजन किए गए और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक गलत चीज को दूसरी गलत चीज से जो है सही ठहराने की कोशिश हो रही है। राकेश जी, लोगों ने तमाम गिना दिए कि भैया 1984 में जो दिल्ली में दंगे हुए उसके लोगों को नहीं दिया, राजीव गांधी को नहीं दिया, पंजाब के टेररिस्टों को जो है फांसी की सजा माफ कर दी। लोगों ने इसी को मजहबी आधार दे दिया और कहा कि भाई जो है एक खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है और जब याकूब को फांसी हुई तो बाकियों को नहीं। क्या ये तर्क दिया जा सकता है? आपको लगता है ये जायज तर्क है? देखिए, इस तरह के सवाल का टाइमिंग और संदर्भ, समय और संदर्भ किसी भी सवाल का बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप न्यायपालिका की प्रक्रिया पर, न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप पर, न्यायपालिका की त्रुटियों को आप सही समय पर यदि नहीं उठाते हैं, और अब याकूब को फांसी दी जा रही है तब आपने उठाया, तो इसको वास्तव में उन जो सवाल उठा रहे थे, वो सवाल उठाने वाले तब कहाँ थे जब राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा माफ़ी दी जा रही थी। प्रियंका गांधी उन हत्यारों से मिलने गई थी और जब देश में सवाल उठा तो कहा गया कि वह तो बड़े परिवार के जा सकती हैं, परिवार उनको माफ़ कर रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि यह जो समय और संदर्भ है वो वास्तव में याकूब को एक तरह से शहीद घोषित करने की पूरी कोशिश हुई है। और
मैं कहता हूं सूडो सेकुलरिस्ट के डिक्शनरी में एक नया शहीद जुड़ गया है। देखिए, जिस समय अब्दुल कलाम साहब का निधन हुआ, पूरा देश शोकाकुल था। छोटे बच्चे से लेकर एक वृद्ध तक उनको जो सम्मान देता था, जो प्रेरणा मिलती, जिनके चित्र को घर में लगाकर बच्चे प्रेरणा पाते थे। आधुनिक भारत में, स्वतंत्र भारत के उन कुछ लोगों में से हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे प्रेरणा पाते हैं। उसकी जगह याकूब को इस तरह से प्रस्तुत किया गया। जो लोग याकूब के पक्ष में खड़े थे, उनको इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि अब्दुल कलाम साहब को श्रद्धांजलि दे दे जी। तो मेरा मानना है कि यह पूरी प्रक्रिया जो है एक सोची समझी तरह से है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में एक रेपिस्ट धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा दी गई। कोई पूछे कि धनंजय चटर्जी को आपने फांसी की सजा दी, बाकी कई ऐसे रेपिस्ट हैं जिनको फांसी की सजा नहीं मिली, तो कहा जाएगा कि आपने बंगालियों के साथ अत्याचार किया, चूंकि चटर्जी था। देखिए, इस तरह से जाति धर्म के आधार पर अपराध को जोड़ना गलत है। अपराधी अपराधी हैं। कोई सजा इसलिए नहीं दी जाती है कि वो किस धर्म का है, किस सजा का है। यदि कोई त्रुटि है तो उस पर बहस की जा सकती है। और मुझे लगता है कि जो आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी था या राजीव गांधी के हत्यारे थे, दोनों के संदर्भ अलग अलग थे और दोनों में राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही जा सकती थी जी, लेकिन धार्मिक हस्तक्षेप की बात नहीं कही जा सकती। यह न्यायपालिका के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। भारत के न्यायपालिका को मैं इतना दाद देना चाहता हूं कि अभी इन सभी बुराइयों से सर्वोच्च न्यायालय ऊपर है। इसकी पारदर्शिता हमारे सामने है, इसकी प्रोसीडिंग सामने है। यदि नहीं होती तो रात को 2 बजे सर्वोच्च न्यायालय अपना दरवाजा खोलकर एक हत्यारे को, जिसको फांसी सुना चुकी थी, जिसकी अपील को रिजेक्ट कर चुकी थी, 2 बजे और फिर सुबह 5 बजे अपना दरवाजा नहीं खोलती। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस पर भी सवाल उठा दिए गए। लेकिन मोहम्मद अफजल साहब, लोगों ने इसको एक मजहब विशेष से जोड़कर देखा। आप कैसे देखेंगे इसको? जबकि मैं हिंदुस्तान में खास करके आप अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से आपको वहां पर मजहब के आधार पे या फिर आपको समुदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर टारगेट किया जाता है। दुनिया में टारगेट किया जाता है, हिंदुस्तान में इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो आप कैसे इसको रिएक्ट करें? ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमारे हिंदुस्तान का कभी हिस्सा रहा था, उस मुल्क के अंदर मजहब नाम की कोई चीज़ नहीं। वहाँ पर मजहब पीछे चला गया है और मसलक आगे आ गया है। और मसलक आने के बाद, क्योंकि मसलक जब आगे आ गया तो वहाँ पर कि ये मेरे मसलक का नहीं है इसलिए ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे मसलक का नहीं है ये इसलिए मुसलमान नहीं है, और ये बात करने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं। ये हमारे मुल्क के अंदर ये कि मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला हूँ इसलिए मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा कभी मुझे आज तक, मेरी आज 54 साल की उम्र हो गई, मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मुसलमान के नाम पे, मुसलमान के लिए, मुसलमान के नाम पर उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही है। ये हमारे हिंदुस्तान का कानून है, इसे हमें सलाम करना चाहिए और हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि इस मादरे वतन, इस हिंदुस्तान के हम सरजमीन पर पैदा हुए। हम मुसलमान वो हैं, हम पाकिस्तान या हिंदुस्तान के या उसके क्या नाम अरबिस्तान के हम रहने वाले नहीं हैं। ये हमारे देश के लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। और यकीनन ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें मजहब के नाम पर हम कोई भी बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को हाशिए पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और एक अगला सवाल जो कि बहुत अहम सवाल है, वो ये इस पूरी बहस के दौरान जो है उठा नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर उठना चाहिए, और वो ये कि क्या मीडिया की भूमिका इस पूरे प्रकरण के बीच, मीडिया की भूमिका कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। राकेश जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी हमने देखा पंजाब में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, और शायद किसी टेलीविजन चैनल ने उनके बच्चों का, उनकी पत्नी का इंटरव्यू नहीं किया, और वो किस दर्द से, किस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो सामने नहीं आया। लेकिन याकूब मेमन के परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी, उन सब के इंटरव्यू में एक एक करके टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं। जाहिर तौर पर घर में एक मातम है तो दुख होगा ही, लेकिन वो दुख हम एक एसपी का दुख नहीं देखते। और इसी झोंके में शायद समाजवादी पार्टी के एक नेता ये तक कह देते हैं कि एक आतंकवादी जो है और साजिश करता भारत के खिलाफ जो, उनकी पत्नी को राज्यसभा में भेज देना चाहिए। अशोक जी, पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप स्वयं लंबे समय से मीडिया में हैं और आपने इस प्रश्न को उठाकर एक ऐसे बहस को जन्म दिया है जो बहस इस स्टूडियो में समाप्त नहीं होगा, जिस बहस को लंबे समय तक चलना है। भारत की मीडिया ने इस संबंध में अत्यधिक नकारात्मक भूमिका निभाई है। याकूब के फांसी पर बहस खराब बात नहीं है। जिस ढंग से एक सेंटिमेंटल
इमोशंस को पैदा करने की कोशिश की गई है। इसको कहते हैं सेंटिमेंटल बात करने की कोशिश की गई। एक हत्यारे के इर्द गिर्द एक सेंटिमेंट का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई, वो मीडिया की भूमिका थी। आप देखिए, जब अब्दुल कलाम साहब का निधन हुआ और जब याकूब को फांसी दी जा रही थी, दोनों कोइंसाइड कर रहा था। और आप मीडिया का कवरेज देख लीजिए जी। मीडिया के लिए याकूब बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जो सवाल उठे उस पर एकेडमिक बहस हो सकती थी, न्यायपालिका की भूमिका पर बहस हो सकती थी, राज्य की भूमिका पर बहस हो सकती थी, उन सभी मसलों पर बहस हो सकती थी। लेकिन उस बहस के आड़ में बहस कम हुआ। बहस के आड़ में जो विजुअल्स दिखाई गए, जिन लोगों को ऑब्जेक्ट के रूप में लाकर एक मातम की दृष्टि दी गई, ऐसा लगा किसी एक निर्दोष को पकड़कर फांसी की सजा दी जा रही है और भारतीय राज्य को अत्याचार कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, जब 9/11 की घटना घटी थी अमेरिका में, तो मीडिया ने क्या भूमिका निभाई? मीडिया ने यह दिखाया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जो अमेरिका की सिविल सोसाइटी पर नकारात्मक असर पड़े, अमेरिकी राज्य पर नकारात्मक असर पड़े, दुनिया में हमारी गलत तस्वीर जाए। एक ही उसकी भूमिका थी कि हम आतंकवाद को पनपने नहीं दें। भारत में इसने क्या किया? आतंकवादियों को यह अवसर दिया कि यहाँ बुद्धिजीवियों का भी एक वर्ग है, और मीडिया, मैं नहीं कहता हूँ मीडिया ने जाने में किया, हो सकता है मीडिया ने अनजाने में किया। कभी कभी टीआरपी के लिए मीडिया कुछ ऐसा कर देती है। मुझे लगता है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अधिक परिपक्व होने की जरूरत है, अब ग्रो करने की जरूरत है, और टीआरपी के दायरे से निकलकर, कभी कभी अपनी टीआरपी के दायरे से बाहर निकलकर उस स्वस्थ बहस को जन्म देने की जरूरत है। और मैं अंत में कहूँगा, मीडिया को सीरियस सोल सर्चिंग की जरूरत है। और एक बात मैं चाहता हूँ, चाहे मैं करूँ कोई और करे, कि इस दौरान जो कवरेज मिला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में याकूब को, उसका एक अध्ययन होना चाहिए। बिल्कुल। किस अनुपात में कवरेज मिला, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, कितना उस पर डिबेट हुआ, और उस डिबेट में भाग लेने वालों की क्या राय थी, इस पर एक शोध होना चाहिए जो मीडिया के लिए सकारात्मक रूप से उपयोगी होगा। और ऐसे आगे से जो इस तरह के इंसिडेंट रहते हैं उनके लिए एक नजीर बन पाएगा। बहुत संक्षेप में मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मीडिया के रोल पर, मोहम्मद अफजल साहब। देखिए, मैं इसमें बहुत, क्योंकि राकेश जी ने बहुत अच्छी लंबी बात करी है, मैं बहुत आराम से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये 3 वाक़ये हुए, एक हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी का इंतकाल हुआ, दूसरा याकूब का, तीसरा जो है एक गुलाम रसूल नाम का एक शख्स गुरदासपुर आतंकवादी हमले के अंदर शहीद हुए जी। क्या किसी मीडिया वाले ने उस गुलाम रसूल के घर पे जाकर कभी ये देखने की कोशिश करी उसके घर में खाने को है या नहीं है कि नहीं है? क्या उसने इस बात को देखने की कोशिश करी कि ये गुलाम रसूल नाम का कौन शख्स था? अगर तुम्हें याकूब से हमदर्दी है, तुम्हें उस गुलाम रसूल से क्यों नहीं हमदर्दी है? मैं मीडिया से ही पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने जाकर वहां पर मरने वालों की सूची ढूंढी कि वहां पे कौन कौन शहीद हुए, कौन कौन लोग हुए जो वहां से पाकिस्तान से लोग आए थे और उन्होंने गुलाम रसूल को भी मार डाला? क्यों नहीं आपने उसके घर पे जाकर, आप अगर ये करते तो मैं समझता कि आप बड़े इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये नाइंसाफी है, मीडिया की नाइंसाफी है, मैं ये बात कहूंगा। मीडिया की नाइंसाफी है, मोहम्मद अफजल साहब कहते हैं। और राकेश जी ने जैसा कहा, कहीं ना कहीं इसका एक अध्ययन होना चाहिए, किस तरह से मीडिया ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया। लोकतंत्र में सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, सवाल उठने ही चाहिए, लोकतंत्र परिपक्व होता है। लेकिन इस पूरी डिबेट में हमने देखा जिस तरह के सवाल पिछले 30 जुलाई से लेकर अब तक उठाए गए, उसने जो है कहीं ना कहीं इस देश में आतंकवाद से जो लड़ने की जो जज्बा होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन जाहिर तौर पर देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ऐसी ताकतों को नकार रहा है, और यही कारण है कि शशि थरूर जैसे सांसद को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। उनको यह कहना पड़ा कि उनकी टाइमिंग गलत थी, और यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बात उठाई तो समाजवादी पार्टी को उस नेता को उसके पद से हटाना पड़ा, क्योंकि देश की जो मूल भावना है वो आतंकवाद से लड़ने की है, आतंकवाद से कड़ाई से लड़ने की है, बिना किसी समझौते के लड़ने की है। और साथ साथ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश की जो न्यायपालिका है उसमें आम आदमी का इंसाफ, आम आदमी की जो आस्था है वो लगातार बनी हुई है। इस फैसले के बाद भी उसको डिगाने की कोशिश जरूर हुई है। ऐसी कोशिश होना लोकतंत्र के लिए जाहिर तौर पर शुभ नहीं है। बहरहाल इन सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की, लेकिन जाहिर तौर से स्टूडियो के आगे भी इन सवालों पर बहस होगी, और बहस होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी और मोहम्मद अफजल साहब आपका इस बहस में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में, इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।